अभी अंदर हमने आपको बताया कि खेती, क्योंकि आप प्राकृतिक खेती के चयनित कृषक हो और प्राकृतिक खेती बहुत ज़रूरी है। अगर प्राकृतिक खेती नहीं करेंगे तो किसान कर्जदार बना रहेगा और रासायनिक खेती की उपज खा खा कर के लोग बीमार होकर अस्पताल में जाते रहेंगे। तो आज की रासायनिक खेती और मैकेनाइज खेती के जो दुष्परिणाम है सबके सामने हैं कि ज़मीन हमारी बंजर हो गई। ट्रैक्टर चला के ज़मीन के जो संरचना थी वो मैंने ख़राब कर दी। ज़मीन के नीचे, ज़मीन के अंदर जो नाना प्रकार के जीव जंतु रहते थे वो पेस्टिसाइड डाल करके हमने मार दिए। ज़मीन के ऊपर की जो बायोडाइवर्सिटी थी पेस्टिसाइड डाल के वो भी ख़त्म कर दिया। धरती को बनने में, ये जो धरती जिसको हम धरती माता कहते हैं, अंदर मैंने बताया धरती का मतलब है शिव और माता का मतलब है वनस्पतियाँ। इस धरती को बनाने में नाना प्रकार के वनस्पतियों ने, नाना प्रकार के छोटे छोटे जीवाणुओं ने बहुत अपना अमूल्य योगदान दिया। धरती कोई एक दिन में नहीं बनी, धरती को बनने में 3.5 करोड़ साल लगे। अब हम मनुष्य ज्ञानावतार है। परमात्मा ने अपेक्षा की थी कि तुम ज्ञान के अवतार हो, तुम इस धरती रूपी बगिया के माली हो, तुम सबसे आखिरी में तुमको मैं पैदा करके भेज रहा हूँ। तुम जाना, तुम्हारे लिए मैंने सारा इंतजाम कर रखा है। तुम दूध खाना, मांस खाना, दही खाना, घी खाना, फल खाना, सब्जियां खाना, अनाज खाना, जो मर्जी हो खाना, सब चीज़ तुम्हारे लिए मैंने बना दी है। लेकिन बेटा ध्यान रखना कि तुम माली हो। तुमको अगर निरंतर ये चीज़ें चाहिए तो तुम माली की तरह काम करना, यानी धरती की उर्वरता को खराब मत होने देना, धरती के नीचे का पानी मत लूटना, नदियों को बहने देना, जलचर में जलचर रहें, जल में जलचर रहें, थल में थलचर रहें, नभ में नभचर रहें। और इस संपूर्ण प्रकृति की व्यवस्था जो मेरी है, यहाँ धरती के ऊपर जो कुछ हमको दिखता है सब किसका? परमात्मा, और परमात्मा की व्यवस्था भगवान और भगवान की व्यवस्था। भगवान का मतलब होता है भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, यही भगवान है। और फिर हमको जो वनस्पतियों और जीवों के रूप में दिखता है वो भगवान की व्यवस्था है। उसी व्यवस्था में हम भी कहीं हैं, तो हमको उस व्यवस्था के साथ परस्परता में मिलकर के जीना है। भगवान और भगवान की व्यवस्था को जानना है कि आखिर ये व्यवस्था है क्या। तो भगवान और भगवान की व्यवस्था को जानने का नाम है ज्ञान। हमारा भगवान की व्यवस्था से क्या संबंध है, इसका नाम है ज्ञान। और जो संबंध है उस संबंध को निभाने का नाम है कर्म। और जब मैं थक हार करके बूढ़ा हो जाता हूँ, अकर्मण्य हो जाता हूँ, काम करने लायक नहीं रहता हूँ, तब उस व्यवस्था की जय जयकार करने का नाम है भक्ति। तो ज्ञान का मतलब हुआ कि इस धरती की संपूर्ण व्यवस्था की जानकारी हो और इस व्यवस्था के साथ मेरा क्या संबंध है, इसका नाम ज्ञान। संबंधों को निभाने का नाम कर्म। और जब मैं असहाय हो जाऊं तो संबंधों की जय जयकार करने का नाम है भक्ति। तो खेती हम करते हैं प्रकृति की व्यवस्था में। फसल हम कोई भी बोएंगे, कहाँ बोएंगे? ज़मीन में। मैंने अंदर बताया कि ज़मीन की फर्टिलिटी को सुधारना। तो ज़मीन के 3 गुण होते हैं। ज़मीन की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, हिंदी में कहें तो जैविक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज माने कि भौतिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज माने कि रासायनिक गुण। जब ज़मीन के अंदर, इस ज़मीन के अंदर नाना प्रकार के जीव जंतु, केंचुआ, गुबरैला, दीमक, सूक्ष्म जीव रहते हैं, तो ज़मीन जिंदा होती है। और जब ज़मीन जिंदा होती है तो सारा काम खुद कर लेती है। लेकिन हमने इसमें ट्रैक्टर चला करके, पेस्टिसाइड डाल करके ज़मीन के अंदर के जीवन को मार दिया। तो ज़मीन के बायोलॉजिकल कैरेक्टर समाप्त कर दिए, तो फिजिकल गुण इसके खराब हो गए, तो केमिकल कुछ क्रिया होने ही नहीं लगी। तभी मुझको फर्टिलाइज़र देने पड़ते।
आज की खेती में हम पूरे देश का किसान ये कहता है कि साहब अगर हम खाद नहीं डालेंगे, रासायनिक उर्वरक डालेंगे तो कुछ नहीं होगा। फिर कहता है साहब खरपतवार लगेंगे, कीड़ा लगेगी, बीमारी लगेगी, अगर मैं पेस्टिसाइड नहीं डालूंगा तो कुछ नहीं होगा। तो हम इसी में बर्बाद हो लिए। जितना कमाते हैं सब फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड और कृषि यंत्रों में डाल देते। तो प्राकृतिक खेती का जो अभियान है उसमें हमको क्या सीखना है कि हम अपनी धरती माता को यानी जमीन की फर्टिलिटी को कैसे बढ़ाएं और जमीन के ऊपर की जो बायोडाइवर्सिटी जिसको जैव विविधता कहते हैं वो कैसे नष्ट होने से बचाएं। अगर मैंने जमीन को बचा लिया, बायोडाइवर्सिटी को बचा लिया तो हम बच जाएंगे। और अगर मैं लालच की खेती करता रहा कि नहीं हमको तो इतना कुंटल ये चाहिए, इतना कुंटल ये चाहिए, चाहे जितना यूरिया डालना पड़े, चाहे जितना इंसेक्टिसाइड डालना पड़े, चाहे जो कुछ भी करना पड़े, तो ये ज़मीन मर जाएगी, बायोडाइवर्सिटी मर जाएगी, तो हम भी जाएंगे। आज की तारीख में आधी दुनिया बीमार हो चुकी है। किसी भी अस्पताल में जाएंगे तो बहुत सारा भीड़ लगा हुआ है, अस्पताल में पैर रखने की जगह नहीं है। ठीक है ना। तो आज एक कहानी है, जब प्राकृतिक खेती लोग करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो चूंकि मुद्दा क्या है, जमीन को जिंदा करना। जमीन जिंदा है लाखों प्रकार के जीवाणुओं की बदौलत जो पेस्टिसाइड डाल के नष्ट हो गए। तो अब कहा जा रहा है कि साहब आपको जीवामृत डालना है। जैसे किसी व्यक्ति से पूछो कि प्राकृतिक खेती में क्या करना है तो कहेगा जीवामृत डालना है, जीवामृत बनाना है। तो अभी मैं दिखाता हूं, बताता हूं कि जीवामृत है क्या चीज। बेसिकली जीवामृत का मतलब है जमीन के वो जीवाणु जो नष्ट हो चुके हैं उनकी पुनर्स्थापना करना। जो माया जमीन की नष्ट हो गई उसको फिर से जमीन में लौटाना। तो जमीन की जो माया नष्ट हो गई, मैं साफ साफ कहता हूं वो माया जंगलों में जिंदा है। तो जंगलों की मिट्टी ला करके उसमें, चूंकि वहाँ कोई पेस्टिसाइड डाला नहीं, वहाँ कोई आग लगाया नहीं, वहाँ ट्रैक्टर चलाया नहीं, तो जंगलों में परमात्मा की सभी माया यानी 84 लाख योनियों के जितने भी प्रकार के सूक्ष्म जीव वहाँ जिंदा है। तो हम जंगल की मिट्टी लाए और उन मिट्टियों में जो जीवाणु थे उनका प्रोपोगेशन किया। अब आपको जंगल नहीं जाना, आप तो मेरे पास जो जंगल की मिट्टी से मैंने जीवामृत का कल्चर बनाया, आपको एक एक बोतल कल्चर ले जाना है और कल्चर ले जा करके अपने घर में एक ड्रम रखना है और वो कल्चर 1 लीटर 2 लीटर उस ड्रम में डाल दीजिए। जिसके पास 2 एकड़ ज़मीन है वो 50 लीटर पानी भर दे, 5 एकड़ 6 एकड़ ज़मीन है वो 100 लीटर पानी भर दे और 8 9 10 एकड़ ज़मीन है वो 200 लीटर भर दे। जो 200 लीटर बनाएगा उसको 18 किलो चीनी या 18 किलो गुड़ या 9 किलो गुड़ और 9 किलो आटा पहले डाल देना तुरंत। 35-40 दिन जब बीत जाएगा तो उसको 10 किलो चीनी या 10 किलो गुड़ या 5 किलो गुड़ और 5 किलो आटा, मतलब पहली बार 18 किलो भोजन देना है, दूसरी बार 10 किलो भोजन देना है। 55 से 60 दिन में आपका बन के तैयार। जो 100 लीटर बनाएगा इसका आधा भोजन देगा, जो 50 लीटर बनाएगा वो चौथाई भोजन देगा। ठीक है ना। तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जीवामृत कैसा होता है। सुनो, आपको ये वीडियो मिलेगी। देखो 2 चीजें हैं, आप गंभीरता से सुनोगे तो कोई कठिन बात मैंने नहीं बताई। जैसे मैंने बताया कि 8 10 9 एकड़ जमीन है तो 200 लीटर बनाओगे। 200 लीटर जो मेरी बोतल ले गए, एक ड्रम लिया, बोतल पलट दी, 200 लीटर पानी भर दिया, 18 किलो चीनी डाल दी। चीनी डाल दो चाहे गुड़ डाल दो, एक ही बात है। रोज आना सुबह एक बार उसको डंडे से 2-3 मिनट के लिए चला दो। जब 35 दिन बीत जाएं तो 10 किलो चीनी या 10 किलो गुड़ फिर डाल दो। फिर 15 दिन या 20 दिन के बाद ये बन जाएगा। जब बन जाएगा तो इस जीवामृत की 20 लीटर मात्रा जब आप धान लगाएं, जौ लगाएं, जवार बोएं, अरहर बोएं, कुछ भी बोएं,
सब्जी लगाएं। तो अगर खेत में पलेवा किया है तो भरे हुए पानी में 20 लीटर लिक्विड 30-40 जगह फेंक दो। अगर पानी नहीं भरा है, खेत में नमी है, तो 20 लीटर जीवामृत को 1 कुंटल सूखे हुए गोबर में मिलाइए और जैसे यूरिया छींटते वैसे छींट दीजिए, पीछे से जुताई कर दीजिए। अब आप चाहे जो फसल बोना, आपको डीएपी, पोटास, जिंक, जाइम जैसी कोई चीज नहीं खरीदना। भूल जाना कि डीएपी, पोटास, जिंक नाम की कोई फर्टिलाइजर होती है, भूल जाना। लेकिन यूरिया 2 साल 3 साल तक अभी बनाए रखनी है। यूरिया को धीरे धीरे छोड़ना है, क्योंकि पौधों की बढ़वार के लिए नाइट्रोजन सबसे उपयुक्त चीज है और नाइट्रोजन खेत में है नहीं। नाइट्रोजन का स्रोत है कार्बनिक पदार्थ। अब जब कार्बनिक पदार्थ ही कम है तो नाइट्रोजन कहाँ से आएगी? इसलिए यूरिया डालना है। डीएपी तो पूर्णतः इसलिए बंद कर देना कि डीएपी आपके खेत में अघुलनशील मात्रा में बहुत ज़्यादा पड़ी। आप हर साल एक बोरी देते चले जाते हो। 15 किलो काम आती है, 35 किलो हर साल वहीं अनसोल्युबल फॉर्म में बदल जाती। जीवामृत के जो जीवाणु हैं वो इसको घुलनशील बनाएंगे। पोटास तो आप देते ही नहीं हो, कभी कभी जिंक देते हो तो जिंक भी नहीं देना। ये काम इसलिए करना है कि जमीन के जो जीवाणु नष्ट हो गए उनको मैंने फिर से स्थापित कर दिया। तो जैसे ये कचड़ा पड़ा, ये कचड़ा, ये क्या कहते हैं इसको? कार्बनिक पदार्थ। ये अब ये कार्बनिक पदार्थ अगर खेत में ऐसा पड़ा है तो ये ऐसे ही पड़ा रहता है, ये कभी सड़ता नहीं है, क्योंकि इसको सड़ाने वाले कौन होते हैं? सूक्ष्म जीवाणु। अब सूक्ष्म जीवाणु खेत में है नहीं तो कैसे सड़ेगा? तो जब जीवामृत चला जाएगा तो इस तरीके के जो पदार्थ हैं वो खेत में आपके सड़ने लगेंगे। जरा आपसे कहूंगा इधर आ जाओ, ड्रम इनका दिखा दें जीवामृत। आप उधर चलो, थोड़ा उधर हो जाओ, इधर आ जाओ कुंवर सिंह। इधर के साइड के लोगों को यहाँ कर दीजिए आप। ना वहीं रहो। छान में आ जाएंगे। अरे थोड़ा सा अभी 2 मिनट की काम है। थोड़ा इधर आ जाइए, सब लोग आ जाइए। बस वहीं रखो, हम दिखाई दें बस। देखो ये है जीवामृत, वो वाला डब्बा गलाओ जरा, देखना आप। ये जीवामृत है और ये आपकी चीनी रखी है। मैंने क्या बोला कि जैसे ये चीनी है आपकी, ये जीवामृत आप 1 लीटर हमसे ले गए, 2 लीटर ले जाओ, 3 लीटर ले जाओ, पूरी छूट है। अपने ड्रम में डाल दो। और ये क्या है? चीनी। ये चीनी चीनी डाल दिया। शुगर ही इस जीवामृत का भोजन है। फिर इसके बाद क्या किया हमने? इसको घोल दिया। अब ये जीवाणु इस चीनी पर डिपेंड हो गए। 18 किलो चीनी अगर 200 लीटर के ड्रम में डाल दी है तो 35 दिन तक का भोजन इनका हो गया। कुछ भोजन हो सकता है बच जाए। 35 दिन के मैंने बात क्या बताया, 10 किलो चीनी इसमें फिर डाल देंगे तो 55 दिन में 60 दिन में बन करके तैयार हो जाएगा। अब मैंने कहा ये बाल्टी ली, जैसे मान लो आपको 1 एकड़ खेत में कहीं डालना है तो ये बाल्टी मैंने इससे भरी 20 लीटर की, अपने खेत में ले गए। ले जाना बड़ा आसान है। एक बाल्टी, एक ऐसा डब्बा लिया और आधा लीटर 30, 35, 40 जगह तक हम इसको किना चाहे कंछा मार दो। और क्या, इसके जो जीवाणु थे वो पूरे खेत में फैल जाएंगे। अब मैंने कहा अगर पानी नहीं भरा तो इसको 20 लीटर लोगे, 100 किलो गोबर की खाद पे किंछा मारोगे, मिलाओगे हाथ से
और फिर इसको यूरिया की तरह डीएपी की तरह छीटाओगे, पीछे से जुताई करा दोगे। जुताई इसलिए करनी ताकि ये गोबर के कण जमीन में बैक्टीरिया नमी के टच में आ जाए और धूप से बच जाए। दूसरे मीटिंग साल की टाइम किसी भी टाइम यानी भाई मेरी बात सुनो, तो एक मिनट। मैंने अंदर खूब बोला कि खेती अपने दिमाग से करनी है। ठंड का सीजन है तो सुबह मीटिंग शाम मीटिंग क्या होती है, बोलो आप। अगर फिर भाई ठंड का सीजन है तो सुबह मीटिंग शाम मीटिंग में क्या फर्क पड़ता है? तो हमने कहा इसको बिखेरा और जुताई कर दिया। अब दोपहर को करो, रात को करो, सुबह करो, शाम करो, चाहे जब करो, लेकिन अंदर ही तो जाएंगे। मैंने मेरा शब्द पकड़ना, मैंने बोला इसको किंछा और जुताई कर दिया। अब आपको दोपहर की मीटिंग है, अप्रैल का महीना है, खाद तो डाला है, ट्रैक्टर नहीं गया तो मरेगा। मर गए सारे। तो दिमाग अपना भी लगाओ ना, रट्टू तोता कभी नहीं बटना। जैसे मैंने कहा शाम की मीटिंग, अब साली ठंड है, अब शाम का क्या मतलब हुआ? तुम दोपहर में डाल देते, टेम्परेचर तो ऐसे ही डाउन है। सुबह शाम का किस्सा वहाँ है जहाँ हमको दिखाई दे रहा बैक्टीरिया ये मर जाएगा। तो जब ठंड का सीजन है तो क्या मरेगा, और गर्मी का अप्रैल का महीना मैंने डाल करके जुताई कर दिया तो क्या मरेगा? नमी में चला गया, नीचे मिट्टी में छुप गया। ठीक है ना? ये खाद डालने के बाद अब ये जीवाणु तो चले गए। अब वहाँ पता चला कि एक आदमी 4 साल से ये जीवामृत डाल रहा है, गोबर की खाद डाल ही नहीं रहा, फसलों का उसे साग लगा के जला देता है। जैसे मान लो खरीफ में आपने डाला और फिर वो धान काटा हार्वेस्टर से और पुआल में आग लगा दिया, गेहूं की बुआई में डाला, हार्वेस्टर से कटाया और आग लगा दिया, तो जीवाणु ये मर जाएंगे। तो क्या फायदा? तो जीवाणुओं को दिमाग में रखना है कि प्राकृतिक खेती का मतलब है जमीन में जो जीवाणु होने चाहिए मैंने डाल दिया, दोबारा मरने ना पाए, मरना नहीं चाहिए। ये आप अपना दिमाग लगाइए। जैसे आपने डाला और पड़ोसी ने कहा चाचा तुम्हारे खेत में दीमक लगी है, अरे यार तो क्लोरोपाइरीफास डालना पड़ेगा लगता है, फिर तुम क्लोरोपाइरीफास डाला है तो जीवाणु तो मर गए। ठीक है ना? तो ये प्राकृतिक खेती का तौर तरीका है। जीवामृत ये कहानी है। आप सुनना, आपको जो जीवामृत बताया जाता है कि 10 किलो गाय का गोबर, 10 किलो गाय का पेशाब, 100 ग्राम बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी, 1 किलो बेसन, 1 किलो चीनी, ना तो ये कोई साइंस है और ना ये दर्शन है। गाय के गोबर में जो जीवाणु हैं वो अब धरती का कुछ नहीं बिगाड़ मतलब बना सकते। वो पेट में स्टोमक में थे, गोबर में आ गए, किसी ने माइक्रोस्कोप से देखा, कहा जीवाणु तो बहुत हैं लेकिन उनका कोई रोल नहीं है। क्यों? जो किसान गाय का गोबर एक जगह डाल रहा पिछले 6 महीने से, अगर उसके जीवाणु काम करने वाले तो गोबर सड़ता क्यों नहीं है? सड़ा गोबर नहीं सड़ा, जीवाणु है तो सड़ जाना चाहिए। माने कि गाय के गोबर में जो जीवाणु हैं वो किसी भी कार्बनिक पदार्थ को विघटित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। और यही गाय के पेशाब का हाल है। यूरिन में भी कुछ जीवाणु हैं तो वो एक के हैं, कुछ गोबर से निकले कुछ यूरिन से निकले, वो 0 हो गए। लेकिन हाँ, गाय का गोबर, भैंस का गोबर, बकरी का लेड़ी, जो किसी भी पशुओं का आप चारा खाने के बाद जो बेस्ट है वो कार्बनिक पदार्थ है। तो खेत में कार्बनिक पदार्थ देना हमको, वो भैंस का गोबर हो चाहे गाय का गोबर, वो इक्वल है। बल्कि जिस पशु ने अच्छा चारा खाया उसका गोबर ज़्यादा अच्छा है। गाय को तो आप भूसा खिलाते हो, उसका गोबर अच्छा कि जिसको 2 किलो खली और 4 किलो दाना खिलाए उसका गोबर अच्छा। ठीक है ना? किसी ने कहा गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है, तो हमने कहा गाय में किसका वास है? गाय में अगर लक्ष्मी का वास देखोगे, गाय को प्यार से रखोगे, बैल से खेती करोगे तो फिर गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है। गाय को डंडा मारोगे, बैल को काटने के लिए मजबूर करोगे, गाय तुम्हारी सड़क पर घूम रही तो गाय के गोबर में लक्ष्मी नहीं है। गाय को ससम्मान पाला जाएगा, फिर गाय जब गोबर देगी तो उसमें लक्ष्मी का वास है।
इसलिए प्राकृतिक खेती बिल्कुल सरल है। हमने अंदर बताया खेत की मेड़ बनानी है ताकि वर्षा का पानी रुके, खेत की मेड़ों पर पेड़ लगाने ताकि जैसे मैं पेड़ के नीचे हूँ, ये छाया है, गर्मियों में अप्रैल मई जून के महीने में जहाँ धूप लगेगी वहाँ का जीवाणु मर जाएगा, लेकिन पेड़ों के नीचे का जीवाणु ठंडा के वहाँ नहीं मरेगा। बरसात होगी, ज़मीन ठंडी होगी, जो पेड़ों के नीचे जीवाणु थे वो पानी के साथ घूम करके पूरे खेत में फिर फैल जाएंगे। लेकिन अगर आपका खेत बिल्कुल नंगा है तो आप डालते रहिए, हर साल डालिए, हर साल मरेंगे, हर साल डालिए, हर साल मरेंगे। तो खेत में मैंने कहा खेत की मेड़ बना के बारिश का पानी रोकना है, खेत की मेड़ों पर पेड़ लगाने हैं, और जितना भी आपका बायोवेस्ट हो, मलमूत्र, फसलों के अवशेष, उनको जलाना नहीं, फेंकना नहीं, खेत में ही डालना है। अगर मेड़ नहीं है, खेत में आप कार्बनिक पदार्थ डाल आए हो, खेत में थोड़ा सा स्लोप है तो बारिश होगी सब बह जाएगा, इसलिए मेड़ जरूरी है। ठीक है ना। मुझे उम्मीद है आपको विषय समझ में आया होगा। नमस्कार।